तो इसका जो डिफरेंशिएशन मान लो इसका नाम है, लेट्स से दिस इज एच एक्स, तो सिंपल क्या होगा, एच डैश एक्स बराबर ये 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे 3x3 का, इसीलिए तो पहले में फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, बाकी एज इट इज, ठीक है। दूसरे में सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन, ठीक है, बाकी एज इट इज। तीसरे में ये वैसे ही होगा जैसे 3 फंक्शन का प्रोडक्ट करते हो ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है और उसका जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो प्रोडक्ट रूल ऑफ 3 फंक्शंस, वैसे ही हो गया ये। तो बाकी एज इट इज, ये ठीक है, तो ये आ गया। चलो तो हम लोग इस बैच में सैम्पलिंग लास्ट क्लास में किया था, और सैम्पलिंग, अच्छा लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था ना, जरा देखो कि जो xy था वो आईआईडी है या x1 x2 जो था, एक्चुअली x1 x2 आसान है, हाँ मतलब n-r अल्फा को एक्सपोनेंशियल में ही फॉलो करेगी, एक्सपोनेंशियल की रेंज। तो कैसे प्रूव किया, यूवी लेके या किसी और तरीके से? सर तो जॉइंट लिखवाया था ना आपने, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि रेंज मतलब लेट्स से xw माइनस xs और कोई एक फंक्शन और ले लो, जैसे xs ले लो, इन दोनों का जॉइंट लिखा। अब क्या करा, n और n+1 से रिप्लेस कर दिया, तो वो बन गया ना कि x2 माइनस x1 x3 माइनस x2, बस ऐसे करके लिख दिया उन्होंने। मैंने आज देखा, फिर वो डायरेक्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया था n-r into अल्फा में एक्सपोनेंशियल में। देखो एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं इसको w लिखता हूं तो ये क्वांटिटी ये हमेशा मोर देन 0 होगा, राइट, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम है, तो w पॉजिटिव है, तो यहां से तुम अगर w का डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे ना, वैसे अगर तुम देखो तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है ना, w या तो x1 माइनस x2 होगी, अगर x1 की वैल्यू ज्यादा है x2 से, x2 माइनस x1 होगी अगर x1 की वैल्यू कम है x2 से, यही पॉसिबिलिटी है ना। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, डबल एक्सपोनेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर मान लो u मान लेता हूं मैं x1 माइनस x2 को, तो u का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट इज एफ यू ऑफ u, 1/2 e की पावर मॉड u, यही ना। यस सर, जहां u पूरा रियल नंबर होता है एक्चुअली, जी सर, है ना, इन जनरल अगर बात करूं तो। वैसे ही अगर v मैं लेता हूं x2 माइनस x1 इन जनरल, तो एफ v ऑफ v होगा 1/2 e की पावर माइनस मॉड v, v बिलोंग्स टू r। बट यहाँ पे क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है ना, और ये दोनों क्या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो होगा क्या एक्चुअली यहाँ पे कि ये जो w तुम्हारा है एफ डब्ल्यू ऑफ w यही आ जाएगा एक्चुअली, ये मॉड, क्योंकि ये तो w पॉजिटिव हो गया है ना, तो ये मॉड खत्म और ये एक्चुअली ऐड हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा e की पावर माइनस यू माइनस w, w मोर देन 0, ये आ जाएगा। अरे ये ऐसे, एक मिनट, इसका हाफ वो होगा, एक मिनट, इसका 2 टाइम हो जाएगा ना, ये ऐड हो जाएगा एक्चुअली, तो डायरेक्टली w नहीं आएगा, इसका हाफ आएगा, ये एक्चुअली आएगा, हाँ ठीक है, एफ डब्ल्यू ये आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब ये बताओ मुझे, अगर w का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, मतलब लैम्डा 1 है, मीन है ना, तो 2w का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाँ मतलब एक्सपोनेंशियल हाफ मतलब का स्क्वायर 2 बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल हाफ मतलब एक्सपोनेंशियल विद मीन 2, है ना, तो ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल 2 into x2 minus x1 पूछा था, हाँ डायरेक्टली का
स्क्वायर 2 बने। हाँ एक्चुअली ये डिफरेंस जो है W एक्चुअली एक्सपोनेंशियल 1 ही होगा, वो यहाँ से भी दिख रहा है एक्चुअली, ये डबल एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जस्ट यही ऐड होगा, ये हाफ खत्म हो जाएगा एक्चुअली, तो तुम्हारा यही इसी का हाफ खत्म हो जाएगा बस, ठीक है ना, एक का, तो ये 2 टाइम बस ये समझ लो ये हो जाएगा, और U पॉजिटिव है तो मॉड खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये मॉड एक्चुअली यहाँ पे ये अभी तुम्हारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अगर तुम ये बोल दो कि ये पॉजिटिव ही है तो उस तरीके से ये प्रूव किया जा सकता है। यहाँ से 2W तुम्हारा एक्सपोनेंशियल विद लैम्डा हाफ, तो यहाँ पे 2W को अगर मैं नाम दे दूं, जैसे मान लो अब कुछ नया ले लो, T ले लो फॉर एग्जांपल, तो T का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा F2 ऑफ T, ये आएगा 1/2 e की पावर माइनस T/2 T मोर देन 0, और ये T कुछ और नहीं काई स्क्वायर 2 भी है, या यही एक्सपोनेंशियल 1/2 है। हाँ तो ये W का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? W का डिस्ट्रीब्यूशन अब तुम प्रूव करो। टोटल से? हाँ टोटल से कर लो, टोटल से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टोटल से भी आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रखना है तो मतलब वही बनेगा, बस U एक्चुअली कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, बट हमारे केस में जो U W है वो U को रिप्लेस कर दो W से, वही हाँ टोटल से लगा लो, टोटल से निकल जाएगा। एक अपने उसको कल बताया था मैंने ना, कि ज्वाइंट लिख के फिर ज्वाइंट तुम्हारे पास आ गया UV का, मतलब इसी में वो दूसरा, हालांकि वो ये UV था, U इसको UV इसको नाम दिया था, तो इन दोनों का ज्वाइंट लिखो, इसको W लिया और दूसरा मान लो कुछ और ले लो, फिर वो ज्वाइंट लिख के मार्जिन, उससे तुम ट्राई कर सकते हो, इजी था, 2 स्टेप था बस, तो एक तरीका वो था, मतलब वो वाला तरीका जैकोबियन वाला तरीका, ठीक है ना, ये एक है और दूसरा कुछ और ले लो, इसका ज्वाइंट पता है ना, जैसे तुम ये बताओ, तुम लोग जब करते थे कैलकुलेशन, अगर मुझे, मैं बताया था कल भी तुम्हें कि अगर तुम्हें ये पता है, ठीक, और तो f ऑफ u भी तुम कैसे निकालते हो, ये बताया ना कल मैंने, तो ये भी तुम्हें पहले से ही पता है, ये होता है कि नहीं, अब तो वही तो बोल रहा हूँ, u जैसे कल मैंने कहा था x2 माइनस x1 है, और v तुम जस्ट x1 को ही ले लो, तो हमें x1 x2 का ज्वाइंट पता है, तो उससे u भी का ज्वाइंट आ गया, अब इस ज्वाइंट को तुम इंटीग्रेट कर दोगे v के रेस्पेक्ट में तो आ नहीं जाएगा, तो उससे भी प्रूव हो जाएगा, नहीं तो टोटल यूज करो उससे भी आ जाएगा, ये एक्चुअली, हालांकि ये रिजल्ट है तो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं देगा, गुप्ता कौर में प्रूफ जैसे बता रहा है, प्रूफ है, प्रूफ के हालांकि कई डिफरेंट टेक्निक्स है, जैकोबियन वाला मेथड हो गया, ऐसे टोटल प्रोबेबिलिटी वाला हो गया, उससे आ जाएगा, तो इसीलिए वो रिजल्ट लिखा था। हाँ इससे इधर जैकोबियन का डेरिवेटिव क्या है, x1 और x2 के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, तुम x1 x2 कुछ नया, अगर ये देख तो तुम्हें डर लग रहा है ना, तो इसको y1 y2 नाम दे दो, दिस इज लाइक y2 माइनस y1, ऐसा बोल दो, दिस इज y1, हाँ तो y1 y2 के रेस्पेक्ट में होगा, हाँ, तो नया वेरिएबल आ गया बस y1 y2, ओके सर, तो ये y1 y2 ये xy का है, यहाँ y1 y2 कर लो इसको, है ना, तुम इसको y1 y2 का PDF लिख लेना, वो तो पता ही है मुझे, कल लिखा था मैंने, जो दोनों ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट लिखा था ना, तो वो y1 y2 का ज्वाइंट लिखा था, y1 y2 से आप u1 u2 का निकाल लो, ये कल बताया था अप्रोच वो वाला, उससे कर लो, दूसरा ये समझ लो, इससे मैं बस अभी रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं प्रूफ हालांकि बता रहा हूँ, जैसे रिजल्ट बता रहा हूँ कि अगर x1 x2 दोनों एक्सपोनेंशियल 1 है, तो जो हमारा सेकेंड ऑर्डर माइनस फर्स्ट ऑर्डर होगा वो भी एक्सपोनेंशियल 1 ही होगा, एंड डबल करोगे तो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 हो जाएगी, मतलब एक्सपोनेंशियल 1/2 विथ मीन 2, और यही काई स्क्वायर 2 है, दिस इज ओनली काई स्क्वायर 2, ये है एक्चुअली, ये बस रिजल्ट बता रहा हूँ, बाकी प्रूफ सुगतापुर में वो एक प्रूफ है, दूसरा टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के ट्राई करो, हो जाएगा, दोनों ये दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर से हालांकि इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, ठीक है ना, उस तरीके से आ जाएगा, तो जब दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या हो रहा होगा, एक्चुअली दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है और हाफ हाफ है, तो जो x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वही डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा किसका, W का, लेकिन इन जनरल x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डबल एक्सपोनेंशियल, लेकिन वहां पे आपका u पूरा रियल नंबर है, तो अब तुम्हें याद होगा, जैसे तुम्हें याद होगा कि जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल का रेशियो, स्टैंडर्ड कौची होता है, जब उसका मॉड लेते हो तो क्या हो जाता है PDF, 2 टाइम वही कौची का PDF आ जाता है, ये 2 टाइम्स क्यों आता है, क्योंकि वो पूरा रियल नंबर पहले सपोर्ट था, अब तुमने सपोर्ट को क्या कर दिया, पॉजिटिव, तो सेम लॉजिक यहाँ है, तो इसका 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम, और अब अभी तुम्हारा सपोर्ट पूरा रियल नंबर है,
तो 2 टाइम क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुमने सपोर्ट को पॉजिटिव बना दिया, तो 2 कैंसिल हो गया, तो e की पावर माइनस डब्ल्यू बन गया। उसी प्रूफ उसी तरीके से आ जाएगा। अच्छा, एक और तरीके, w को तुम ये भी तो लिख सकते हो, मॉड x2 माइनस x1, यहाँ तो ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ बोलो, ये दोनों सेम चीज तो है। उस क्वेश्चन में तो सर दो था, मतलब दोनों रैंडम वेरिएबल थे, इसलिए मीन और मैक्स डिफाइन हुआ। तो आपने बोला था कि x n और x1 के लिए कोई जनरलाइज फार्मूला था, तो वो भी क्या ये रूल फॉलो करेगा? नहीं, तो उसका कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ये गैप 1 के लिए एक्चुअली फॉर्मूला है, ये जस्ट 1 का गैप है ना, एक्चुअली मेनली यहाँ पे 2 के लिए, ये जस्ट 1 का गैप है इसीलिए, और यहाँ सैंपल साइज 2 है, तो उसके लिए ये मैंने सोचा था, मतलब सोचा है अभी कल, बाकी और डिराइव सोचना पड़ेगा। तो यहाँ 1 और 2 एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स और nth ऑर्डर स्टैट्स, और ये सिलेबस में है, तो सैंपल साइज 2 का ही इसलिए मुझे लगा क्वेश्चन बना दिया, अदरवाइज ज्वाइंट तो ऐसे एक्सप्लिसिटली सिलेबस में तो लिखा ही नहीं है उसका। लेकिन मुझे लगता है कि बिना ज्वाइंट के भी जैसे इस लॉजिक से हो जाएगा कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, चेक करो तो, क्योंकि क्या हो रहा है, इसको तुम ध्यान से देखो, क्या w को मैं यहां से नहीं लिख सकता? लिख तो सकता हूं कि दिस इंप्लाइज, यही तो कहना चाह रहा है, इस फंक्शन को तुम क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से। सो ये क्या कहना चाह रहा है, इज इट नॉट लाइक w इज मॉड x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सेम बात नहीं कह रहा है कि जो भी पॉजिटिव है उसका डिफरेंस लो, यही तो कहना चाह रहा है ये। तो तुम ज्वाइंट से नहीं सोचो, क्योंकि ज्वाइंट सिलेबस में नहीं है ऑर्डर स्टैट्स का, तो ऐसे सोच सकते हैं हम कि ओके x1 माइनस x2 डबल एक्सपोनेंशियल है, तो डबल एक्सपोनेंशियल का ये पीडीएफ है, लेकिन मैंने क्या ले लिया, मॉड। अब मॉड ले लिया तो मॉड क्या करेगा, इसको बना देगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम पीडीएफ, 2 कैंसिल, और चूंकि u हो गया पॉजिटिव अब, तो मॉड आउट, तो मॉड आउट का मतलब ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, तो डायरेक्टली बन रहा है। तो तुम यहाँ से, तुम्हें मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो वो मेथड भूल जाओ, ये मेथड भूल जाओ, डायरेक्टली तुम ये ट्राई करो, w इज मॉड x1 माइनस x2 एक्चुअली, और x1 माइनस डबल एक्सपोनेंशियल का मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डबल एक्सपोनेंशियल है, अब तुम मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव कर लो, तो उससे प्रूफ आ जाएगा इसका, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये कॉन्साइजली है। सर बेसिकली सर मिनिमम और मैक्स में तो मॉड का एक फार्मूला भी आता है। हाँ हाँ, उसमें से शायद कुछ ऐसा हो सकता है इधर। कर सकते हो तुम चाहो तो ट्राई। सर नोट में क्या लिखो सर इसको? इसका फॉर्मूला की बात करो, ये जो 1/2 होता था, ये था, देख लो ये समझ आता है, ये भी सोच सकते हो। हाँ इधर एक मॉड का कॉन्सेप्ट आ गया जो आपने बोला, वही आ जाएगा, उससे भी यही आ जाएगा, तुम प्रूव करके देख सकते हो। सर ये फॉर्मूला सर वैल्यू कैसे देखता है, मतलब सर क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम तो देख के बता सकते हैं ना कि ये बड़ा है ये छोटा है। यहाँ भी दिख रहा है ना, मतलब ये फॉर्मूला है, इस चीज को ऐसा लिख सकते, दोनों इक्वल है, तो 2 नंबर का, तो मान लो x को 1 y को 2 रखो, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वही यहाँ से भी आएगा, तुम नंबर्स रख के देख लो चाहो तो, तुम यहाँ 10 रख, x को 10 y को 5, फिर उधर से जो आंसर आएगा, दोनों सेम ही चीज है एक्चुअली। अच्छा सर ठीक है सर। जी सर जैसे इसमें x एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो कर रहा है, 2 की पावर माइनस x यूनिफॉर्म चला जाएगा, यूनिफॉर्म 0 1, हाँ, तो वहाँ से ऑर्डर स्टेट का डिफरेंस में मिल जाएगा, जैसे बीटा m माइनस बीटा माइनस करता है ना, बीटा m माइनस m उसका, तो वहां से तो तुम्हारा e की पावर माइनस x1 माइनस e की पावर माइनस x2 उसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा में जाएगा, क्योंकि e की पावर माइनस x1 यूनिफॉर्म 0 1 है, e की पावर माइनस x2, x1 x2 यहाँ रैंडम वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंस लेंगे तो वो जाके आपका, एक मिनट, ऑर्डर स्टैट्स का ना, वो तो यूनिफॉर्म हो गया, अच्छा उसका ऑर्डर स्टैट्स पे लेना पड़ेगा मुझे, तो उन दोनों का मैक्सिमम देखना पड़ेगा। ठीक है, उधर से भी आ सकता है, हाँ आ जाएगा, देखो उससे भी आ सकता है, क्योंकि अगर तुम e की पावर माइनस x1 और e की पावर माइनस x2 है जैसे, अब उसमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लगाओ,
तो उसमें जब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लगाओगे तो ई की पावर माइनस x1 क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो तुम्हें कंबाइन करना पड़ेगा, तुम्हें ऑर्डर स्टैट्स अगर ले रहे हो तो कंबाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ से उसके ऑर्डर स्टैट्स ई के पावर में कैसे जाएगा, अलग अलग है अभी। और मैं अगर सर क्या पूछ रहा है वो, मैं सुना नहीं था। नहीं वो CDF अप्रोच से प्रूफ ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। तो सर ये सेम क्वेश्चन, हाँ मतलब CDF लाइक x1 x2 एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो e की पावर माइनस x1 यूनिफॉर्म 0 1 होगा, e की पावर माइनस x2 भी यूनिफॉर्म 0 1 है। तो उन दोनों का ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेंगे। मान लो y1 है y2 है, e की पावर माइनस x1 माइनस x2, तो उन दोनों का मैक्सिमम ले लो, जैसे तो बीटा 2 1 हो गया, मिनिमम लो तो बीटा 1 2 हो गया। अब लेकिन इन दोनों का हमें क्या लेना है, मैक्सिमम। अब e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2 का मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन आया, तो मुझे x1 x2 का मैक्सिमम करना है, तो किया जा सकता है क्योंकि e तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि मैक्स ऑफ e की पावर, जैसे मान लो x1 और जैसे सर तो ऐसे कर लो ना, 1 बाई ई की पावर कर लो, तो जो x1 छोटा होगा वो बड़ा, तो x1 लेस देन x2 पे ये आ जाएगा कि e रेज़ टू माइनस x1 बड़ा है। ठीक, तो इसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हम ऐसे बना सकते हैं, मेन ऑफ y1 y2, तो ये हो गया मेन ऑफ e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2। अब ये हमें सोचना पड़ेगा e की पावर क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये आ जाएगा माइनस ऑफ, और वही वाले प्रूफ करना हाँ देखो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे e की पावर में साथ में लाना है, तो e की पावर मुझे लग रहा है मैक्स ऑफ x1 x2 लिखना पड़ेगा। चेक करो, जैसे x1 x2 मान लो x1 1 है x2 2 है, फॉर एग्जांपल x1 1 x2 2, तो मैक्स होगा 2 e की पावर माइनस 2। यहाँ देखो e की पावर माइनस 1 e की पावर माइनस 2 में मिनिमम कौन होगा, e की 2 वाला आ जाएगा, यहाँ से भी प्रूफ, यहाँ से भी प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया मैक्स ऑफ e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस मीन ऑफ x1 x2 ड्यू टू माइनस साइन ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि e की पावर माइनस सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स हो गया। तो जो ये आपका y1 है, y फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, e की पावर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग ले लो आ जाएगा। तो यहाँ से e की पावर माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो जो y2 है वो ऐसा हो गया। अब मुझे एक्चुअली पता है कि ये यूनिफॉर्म 0 1 है, ये यूनिफॉर्म 0 1 है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 2 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 1 है। ठीक, इस तरीके से। और इसको हम xy y करेंगे तो वो बन जाएगा। हाँ, ये आ गया बीटा 1 2 हो गया, ये भी क्वांटिटी तुम्हारा बीटा 2 1 है। अब यहाँ से आगे सोच सकते हैं, तो सर ये सेम क्वेश्चन के लिए सोच रहे हैं, यही कुछ अलग से चल रहा है? सेम ही क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ पे अच्छा अच्छा, ये x है ना, इसका CDF क्या होता है 1 माइनस e की पावर माइनस x1, तो वो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 1 माइनस CDF लोगे वो भी यूनिफॉर्म 0 1 ही होगा। अच्छा हाँ हाँ फिर ठीक है, ठीक है ना? मैं सोच रहा था वो 1 हाँ, माइनस आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। CDF यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 1 माइनस CDF भी यूनिफॉर्म 0 1 है, तो उससे कर रहा है, ये 1 माइनस CDF लिया हुआ है y1 इस तरह से, तो उस लॉजिक से चल रहा है। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि y1 y2 का, xy y मतलब y1 by y2 कर दो। अच्छा तो y1, तो बीटा का रेशियो क्या होता है, यहाँ तो देखना पड़ेगा। अगर लॉग ले लें तो 6 की पावर 1 हो जाएगा ना वहाँ पे। थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, हो जाएगा, यहाँ से भी हो सकता है। सो जैसे यहाँ पे क्या है ना कि जो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तुम अगर लॉ लगा दोगे ना तो माइनस ऑफ
log फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है माइनस ऑफ log सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है कि जो बीटा है उसमें log लगाने पे क्या बनता है। तुम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन अलग से करके देखो कि बीटा 1 2 का पीडीएफ लिख लो, उसमें एक नया रैंडम वेरिएबल माइनस लॉग जो रैंडम वेरिएबल लॉग एक्स ले लो, एक्स मान लो बीटा 1 2 है, तो माइनस लॉग एक्स क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से ये जो आएगा ये तुम चेक करो वैसे आ जाएगा, लेकिन मुझे तो इसका डिफरेंस का चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए था इसके डिफरेंस का, राइट। हमें चाहिए x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 अगर मैं देखना चाहूँ तो डिवाइड, जो तुम कह रहे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो तुम, तो मुझे क्या चाहिए, सो यहाँ से अगर मुझे चाहिए मैं y1 अपॉन y2 कर लेता हूँ जैसे, तो यहाँ से कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास e की पावर, ठीक है ना, y1 अपॉन y2, तो y2 अपॉन y1 कर दो, क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स माइनस सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स आएगा, तो इसको y2 माइनस y1 कर लो, सो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा तुम्हारा log ऑफ y2 माइनस y1, ये आएगा, देख लो। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा यहाँ से, इसका क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही है log y2 माइनस log y1 जो पहले लिख रहा था मैं, उसके डिफरेंस का देखना पड़ेगा क्या आएगा, log y2 माइनस log y1, तो उसके डिफरेंस का ट्राई कर सकते हैं, ये पूछ हो सकता है, बट थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा फिर से डिफिकल्ट होगा, बट सीखने के लिए ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज वो मेथड इजी था ये वाला, ये इजीली समझ आ रहा था, है ना, इजीली समझ आ रहा है कि W जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ना, दिस W इज एग्जैक्टली इक्वल टू, बस तुम्हें ये अगर दिख गया तो काम हो गया, अगर तुम्हें ये दिख गया कि ये जो W है ना, ये मॉड x1 माइनस x2 है, या वही मॉड x2 माइनस x1 है, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए, तो इससे आसानी से काम हो जाएगा, प्रूफ देखना आसान है यहाँ से काफ़ी, ठीक है। ये सब भी हो सकता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एटलीस्ट एक आइडिया मिल गया, तो सर आज का एस्टिमेशन होगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, ये मेरा तो कैसे लावर वाली बुक है, तो इसमें हाँ आदित्य, और उसको तो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, रेशियो 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 कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि रेशियो ऑफ टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं यूनिफॉर्म तो y1 y2 था, उसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का अलग से निकालना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ना, ऑर्डर स्टैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा तुम्हें, कॉम्प्लेक्स चले गए सर हम काफी अप्रोच, कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट ट्राई करना, दिक्कत नहीं है। सबसे आसान प्रूफ वो है, तुम देख लो W जो है मॉड x1 x2 है, उससे आसान है काफी, ठीक है। तो ये इसमें जैसे इन्होंने रैंडम सैंपल का डेफिनेशन IID रैंडम वेरिएबल सिंपल लिखा है, जॉइंट PDF, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये कैसेला वर्गर वाली बुक है, इसमें देख रहा हूँ क्या नया दिया है, ऐसा कुछ नया तो होता नहीं है थ्योरी में, सो the distribution of statistics is estimator is called sampling distribution, ठीक है।
सैंपल मीन एक्स बार, सैंपल वेरिएंस, ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस किया हमने, ठीक है ना, तो कुछ नया नहीं है, बट कुछ रिजल्ट्स अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो जैसे जैसे हमने एक चीज पढ़ा था ना, मिनिमम ऑफ ई ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, जहां ए बिलोंग्स टू आर, ये जहां में भी क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएंस। हाँ, तो ये होता है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू, मतलब ई एक्स होल स्क्वायर, जो कि वेरिएंस ऑफ एक्स है। सो सेम थ्योरम इन्होंने यहाँ लिखा है कि लाइक मिनिमम ऑफ ए बिलोंग्स टू आर समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, ऐसा आएगा क्या? सेम इसी पे नोट, ये पॉपुलेशन के लिए लिखा गया है, यही चीज हम सैंपल के लिए लिख रहे हैं कि मेरे पास सैंपल आएगा ना फिर तो सेम, समेशन एक्स हाँ ये आ जाएगा एक्चुअली। तो ये सैंपल के लिए लिख रहे हैं स्टेटमेंट, ऊपर वाला स्टेटमेंट पॉपुलेशन के लिए है, क्योंकि एक्स रैंडम वेरिएबल है, यहाँ मेरे पास सैंपल पॉइंट है x1 x2 xn, तो उस केस में ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, बाकी जैसे बाकी तो लास्ट क्लास में लिखा ही था हमने कि n माइनस वन जो एस स्क्वायर होता है, तो ये क्या था, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। देखो जब स्मॉल नोटेशन स्मॉल लेटर यूज करूंगा ना, तो वो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, कैपिटल डिनोट रहा है तो रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली, जैसे मैं यहाँ स्मॉल एक्स आई लिख दिया तो वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसकी, स्मॉल एक्स बार लिख दिया, आप कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल एक्स आई मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यूड है, आप कैपिटल में लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ दिस एक्स बार, और अगर स्मॉल लेटर यूज किया है तो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो है ना वैल्यू गिवन होती है कुछ उस तरह से। तो ये तुमने लास्ट क्लास में देखा था, i फ्रॉम 1 to n होल स्क्वायर, और इसको फर्दर सिंपली स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है, याद है तुम लोगों को, लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था ओपन करके, किसके इक्वल आया था ये, मतलब स्क्वायर खोल दोगे तो सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या आएगा ये, 1 by n minus 1 sigma xi square minus यस यस, हाँ हाँ, तो वो n-1 इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो ये आएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर minus n टाइम, ऐसा कुछ आया था, ये आया था, चेक करना लास्ट क्लास में लिखाए थे मैंने ये, अब ये n-1 इधर भेज सकते हो, तो मैंने एस स्क्वायर को सिंपलीफाई करके दिखाया होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा उस तरह से, बट अभी मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, बात वही है। ओके, सो अगर ऐसा बोलूं मैं कि लेट x1 x2 xnr रैंडम सैंपल है ना, या IID रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो क्या होता है, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ऑफ g x i's, जी कोई फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब समेशन एग्जैक्टली तुम बाहर कर सकते हो, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स आई हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन इंटरचेंज हो गया, तो ये सब बीच में यूज होगा, है ना। सेम थिंग क्या होता है, वेरिएंस ऑफ समेशन ऑफ जी एक्स आई, जी कोई फंक्शन है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्या ऐसा लिख सकते हैं, समेशन वेरिएंस ऑफ जी एक्स आई, चेक करो अगर डाउट हो तो बताना, सही कि नहीं, आईआईडी है ना, तो कोवेरिएंस टर्म 0 हो जाएंगे,
चलो बाकी बस रिवाइज कराऊँ, लास्ट क्लास वाला आगे बढ़ूंगा मैं। ये तो कोई भी देखो यहाँ हमने फिक्स नहीं किया, नॉर्मल है, कोई भी पॉपुलेशन है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आपका म्यू होगा, मान लो रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो ये होगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, मीन ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, एंड यहाँ पे सोचना पड़ेगा वो जो नॉर्मल कर लिखा था हमने ना, ये ठीक है, हाँ ये तो सर मतलब चेंज होता रहेगा। वो ठीक है, ये यूनिफॉर्म है सबके लिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो चलेगा। से ये जो साइड में जो ये पॉपुलेशन हो रहा है ना, ये ऊपर दोनों, लेफ्ट साइड में सैंपल मीन सैंपल वेरिएंस है उसका मीन, और राइट साइड में म्यू को बोलते हैं पॉपुलेशन मीन, सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस है। सर इधर जो पॉपुलेशन बोला जा रहा है उसको क्या जनसंख्या बोलते हैं? हाँ जनसंख्या हिंदी में, मतलब पॉपुलेशन कोई लार्ज क्वांटिटी है जिसमें अननोन पैरामीटर एक्चुअली, तो उस पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए हमने अब एस्टिमेटर्स के इस्तेमाल, मतलब मुझे म्यू की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है एक्चुअली, तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि एक्स बार जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो हमें म्यू की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, म्यू अननोन है, सिग्मा स्क्वायर अननोन है, तो हम लोग म्यू को एस्टिमेट करेंगे एक्स बार से, सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करेंगे एस स्क्वायर से, इस तरीके से, मतलब म्यू की वैल्यू नहीं पता है तो हम अगर वैल्यू मुझे चाहिए तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो हम अप्रोक्सीमेट एक्स म्यू को अप्रोक्सीमेट करेंगे एक्स बार से, सिग्मा स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट करेंगे एस स्क्वायर से, इस तरीके से। ओके सो क्वेश्चन लिखो। मीन वेरिएंस डिस्कस किया हमने, बताओ एमजीएफ क्या आएगा एक्स बार का, ट्राई करके बताओ। मतलब ये हो गया एमजीएफ एक्स बार का, मतलब इसका नोटेशन होगा दैट इज एम एक्स बार टी, ये पूछना चाह रहा हूं मैं, तो ये क्या आएगा एम एक्स टी बाई एन इसकी पावर एन, या यही है, ये आएगा ठीक है, या हाँ सही एम है। एक्स टी एन इस पूरे की पावर एन, या ऐसे बना देगा सर एम ये एक्स, डिपेंडेंट है ना सारे। हाँ रैंडम सैंपल लिख दिया तो ये आईआईडी हो गया, जब भी रैंडम सैंपल लिखा होगा तो आईआईडी हो जाएगा, इस पूरे की पावर 1/n है ना, इस तरीके से मान लो, ऐसा पूछ देगा। एंड सब लोग डिराइव करके देख लो, जिनको नहीं समझ आ रहा बताओ, फिर मैं डिराइव कर दूंगा, आसान है ऐसे, ये mx tn इसकी पावर n, इस तरीके से पहला ही करेक्ट आंसर आ जाएगा और वो इजी है। अब जस्ट डेफिनेशन से ओपन करके देखो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t x बार, ये हो जाएगा ना, तो इसको ओपन करोगे एक्सपेक्टेशन e की पावर 1/n समेशन t टाइम xi, इस तरीके से हो जाएगा, t को शिफ्ट कर दिया अंदर है ना। तो अब इसको ब्रेक कर लो, सो एक्सपेक्टेशन यहाँ प्रोडक्ट तो काम करो टी बाई एन कर दो है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास, ये क्या हो गया e की पावर t बाई एन x1, e की पावर t बाई एन x2, e की पावर t बाई एन xn, ठीक है। हाँ सर अभी सब आइडेंटिकल है कुछ नहीं। हाँ अब ये चूंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इंडिपेंडेंट भी है, तो इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट कर देंगे, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबकी वैल्यू एक ही होगी। सर वैसे भी कर सकते थे ना, डायरेक्ट वो वहाँ पे समेशन xi by n लिख के वहाँ t by n और फिर
फिर समय तो पावर में डायरेक्ट है। हाँ, तो वही चीज मैं उसको ओपन करके लिख रहा हूँ जस्ट एक्सप्रेशन e की पावर t बाई n x2 एंड इस तरीके से। तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका mx, है ना, सबका तो सेम ही है ना, तो एक का लिख लो जैसे mx t बाई n, दो सबका तो mgf सेम ही है क्योंकि कॉमन mgf है ना, ये कॉमन mgf है सबका। तो इस तरीके से mx t बाई n, और ये तुम अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो mx t बाई n इसकी पावर n आ गई। सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन लास्ट क्लास में कराया ही था, तो कुछ नया नहीं है इसमें। कई स्कोर हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। इसमें कैसे वर्ग में क्या इन्होंने ऑर्डर ना इधर उधर कर रखा है, इसलिए कई बार दिक्कत होता है बुक्स में। हाँ सर, इसमें तो मेरे को इतना समझ ही नहीं आता, पता नहीं कभी डेल्टा मेथड घुसा देते हैं, फिर कुछ और आ जाता है, कुछ ऑर्डर में ही नहीं है। तो ऑर्डर स्टैट्स में कन्वर्जेंस आ गया, फिर ये तो इनका ऑर्डर थोड़ा वैसा है। सर रोदगी से ज्यादा इसको मुश्किल है पढ़ना कई बार। रोहतगी में थोड़ा ऑर्डर में है चीजें, यहाँ के ये सब बीच में कुछ भी है ना इस तरह से लिख बस देते हैं। रोदगी में काम लिखता है, तो जितना चाहिए उस उतना लिखता है और फिर क्वेश्चन डालेगा। ऐसे डेल्टा मेथड तो कराया था ना उसमें सेंटर लिमिट थ्योरम में, g ऑफ t माइनस g थीटा हाँ, वाली रूट बात है, बताओ। तो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर g डैश म्यू का होल स्क्वायर, ये सब बाद में दिया है इसने। ये सब बुक है जो बच्चे थोड़े एक्सपर्ट हो गए उनके लिए पढ़ने का ठीक है, इनका थ्योरेटिकल काफ़ी है, ठीक है, अच्छा बुक है। क्योंकि एमएससी में जो इन्फ्लुएंस कोर्स है उसमें कैसेला बर्गर ही जनरली लोग फॉलो करते हैं, और प्रोबेबिलिटी में ठीक है। चलो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो ये थोड़े एब्स्ट्रैक्ट है, एनीवे इसको छोड़ो और सिलेबस के हिसाब से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमें डिफाइन करना है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंसी, फिर ये फैक्टराइजेशन थ्योरम आप लोगों को पता ही है, ये एक थ्योरम है जो हमें हेल्प करता है सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड करने में, तो वो देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर डिफाइन करना है कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या है ना। देन कंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव एफिशिएंसी का क्या मतलब है, फिर यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड
एस्टिमेटर का क्या मतलब है। ओके, तो पहले तो ये टर्म को आपको समझना है, जो वर्ड लिखा है ना उस वर्ड की आपको मीनिंग समझनी है कि क्या मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है एटलीस्ट। देन राव ब्लैकबेल थ्योरम क्या कहता है, लेमन सेफी थ्योरम क्या कहता है और उसका यूज क्या है। ठीक है, चलो फिर क्रैमर राव इनइक्वालिटी और यूएमबीयू था ना। तो एक राव ब्लैकबेल एक मेथड है यूएमबीयू फाइंड करने का, लेमन सेफी दूसरा मेथड है यूएमबीयू फाइंड करने का, क्रैमर राव इनइक्वालिटी तीसरा मेथड है यूएमबीयू फाइंड करने का। तो ये जो यूएमबीयू है इसके 3 मेथड हैं, राव ब्लैकबेल, लेमन सेफी या क्रैमर राव इनइक्वालिटी। 3 तरीका है जिससे आप यूएमबीयू तक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो ये वाला ट्राई करते हैं अभी समझने का, इन टर्म्स को समझते हैं, फिर आज थ्योरीज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे इस पे, फिर आएगा मेथड ऑफ एस्टिमेटर, बहुत ज्यादा नहीं अब, तो बस आपको टर्म को समझना है यहाँ पे। और आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कल मैंने भेजा, तुम ध्यान दोगे तो इससे 10 नंबर का आता है, इससे 15 मार्क्स का अप्रॉक्स आता है, इससे अप्रॉक्स 8 से 10 नंबर का आता है, रफली बता रहा हूँ, थोड़ा 2-4 प्लस माइनस करके मान लो। तो जनरली 10 मार्क्स का ये है, 15 मार्क्स का ये है और अराउंड लगा लो 8-10 मार्क्स का ये है, तो 35 यही हो गए और इसके ऊपर टोटल 35 मार्क्स का स्टैट्स है। ठीक है ना, और बाकी मैथ्स पोर्शन 30 मार्क्स का है। तो आप ध्यान दो, इसका वेटेज काफी है इस पोर्शन का, है ना। ये 3, ये सैम्पलिंग, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस, इन तीनों का अराउंड 30 to 35 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है ना, जो काफी ज्यादा है ना। ये सर ये यूएमबीयू क्या है मतलब? ये है ना, देखो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका फेमस टॉपिक बन चुका है सर अभी। नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, रिसर्च में भी काफी हॉट टॉपिक है ये, क्योंकि रिसर्च में काफी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे। उसके रट्टा ऊपर की नहीं करना पड़ेगा तो क्या मतलब कुछ रटना ज्यादा नहीं पड़ेगा तो डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, फिर यूएमबी कैलकुलेट करना होता है, एस्टिमेटर निकालना होता है, क्योंकि ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट एस्टिमेटर होते हैं जिसका है ना यूज हम लोग करते हैं, अनबायस्ड भी है और इसका वेरिएंस सबसे कम है वो है। तो इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ। रटना नहीं है वैसे एस्टिमेशन में। हाँ, यहाँ आपको समझना है बस। कि आपको चीजों को समझना है, यूएमबीयू बेस्ट होता है या एमबीयू? सेम ही है दोनों। एमबीयू में क्या है, यूएम देखो यूनिफॉर्मली वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है कि फॉर ऑल थीटा इट विल होल्ड, एक्चुअली दोनों है सेम ही, दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि एमबीयू का यूएमबीयू ही एमबीयू दोनों सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। पर सर एमबीयू राव ब्लैकमैन ने दिया है और यूएमबीयू लेवल से मैंने हाँ, उसी को जनरलाइज, एक्चुअली राव ब्लैकबेल के जो थ्योरम है ना उसी को एक्सटेंड करके लेमन सेफी ने थ्योरम बनाया था। हालांकि तुम देखो लेमन सेफी का थ्योरम है, राव ब्लैकबेल के थ्योरम के बेस पे ही उसने एक कंक्लूजन दिया है, हालांकि उसने कंप्लीट वो एक्स्ट्रा वो कर दिया। हाँ, तो बस कंप्लीटनेस ऐड करके। लेकिन देखो मिनिमम वेरिएंस तुम जो कह रहे हो, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ये बोल रहे हो तुम, तो हाँ, तो जो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर राव ब्लैकबेल ने क्या किया था, उसने एक बेटर एस्टिमेटर दिया था और उसने ये नहीं कहा था ये यूएमबी होगा, तो बाद में पता चला कंप्लीट है तो यूएमबी हो जाएगा। दोनों अलग नहीं है, तुम चेक करो कैसी बुक में लिखा हो कि एमबीयू और यूएमबी अलग अलग है, कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा, चेक करो एक बार, कहीं हो तो बताना, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि एमबीयू और यूएमबी दोनों डिफरेंट है, या कोई ऐसा एग्जांपल बता दो जो एमबीयू है यूएमबी नहीं है, या यूएमबी एमबीयू नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों सेम ही है। सर एक चीज और बता दीजिए सर। जी, सर जो पिछले वाले टॉपिक से कितना रिलेटेड होगा मतलब? उससे ही रिलेटेड है, जो लास्ट क्लास में कराए थे वो बैकग्राउंड था कि एक्स बार क्या है, एस स्क्वायर क्या है, यहाँ खूब यूज होगा, है ना। तो जब ये मैंने लिखा था मीन वेरिएंस, एक्चुअली अब क्या है ना, आपको किसी अननोन एस्टिमेटर का एक हम लोग अब डिफरेंट कैटेगरी एस्टिमेशन का, एस्टिमेटर्स का, कि एस्टिमेटर का क्वालिटी चेक करें, ये समझ लो। तो क्वालिटी चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे पैरामीटर है अनबायस्डनेस, एक पैरामीटर है कि तुम्हारे पास बहुत सारे एस्टिमेटर दिया मैंने, कौन सा अनबायस्ड है। दूसरा क्वालिटी चेक का क्राइटेरिया है सफिशिएंट, कि कौन सा एस्टिमेटर सफिशिएंट होगा। तीसरा क्वालिटी चेकिंग है कंप्लीट, कौन सा एस्टिमेटर कंप्लीट होगा। फिर ये कंसिस्टेंट, कौन सा एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है। फिर कौन सा रिलेटिव एफिशिएंसी का मतलब है कि अब उनमें से कौन सा बेटर है, कंपेयर करना है, रिलेटिवली कंपेयर करना है। तुम्हारे पास 2 एस्टिमेटर है, अब उसको तुम्हें कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा इफिशिएंट है, तो ये एक टर्म आ गया। तो ये सब डेफिनेशंस आपको भी लिखाऊंगा मैं और वो समझना है, एग्जांपल भी दूंगा मैं। तो यहाँ पे मेनली डेफिनेशंस हैं,
उसके बाद मेनली आएगा कि अब आपको एग्जाम में खूब क्वेश्चन इस पे आते हैं कि एक एस्टिमेटर दे दिया और आप 4 ऑप्शन है कि ये अनबायस्ड है, सफिशिएंट है, कंप्लीट है या कंसिस्टेंट है या यूएमयू है। इस तरीके से आपको अब चेक करना पड़ेगा एस्टिमेटर को क्या है क्या नहीं है। तो ये सब हम एस्टिमेटर की क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि कौन सा किस क्वालिटी पे सुटेबल है, किस पे सुटेबल नहीं है, ये चीज है। तो ये सब कुछ एस्टिमेटर्स की क्वालिटी चेक करेंगे हम। एस्टिमेटर क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ x1 x2 xn जो फ्री हो अननोन पैरामीटर से, तो वही स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेटर के रूप में काम आएगा। अब तुमने कोई एक एस्टिमेटर प्रपोज किया, लाइक सजेस्ट किया कि ये एस्टिमेटर है, तो हम चेक करेंगे जो एस्टिमेटर तुम सजेस्ट कर रहे हो वो कितना सुटेबल है, किस बेसिस पे। तो ये सब क्राइटेरिया है चेक करने का कि किस क्राइटेरिया पे सुटेबल है वो। जरूरी नहीं कि एक ही एस्टिमेटर सब होगा, जरूरी नहीं है, डिफरेंट है ना। तो उस तरीके से हम चेक करेंगे कि कौन सा अनबायस्ड है, कौन सा सफिशिएंट है, कौन सा कंप्लीट है ना, कौन सा कंसिस्टेंट है या कौन सा है ना ज्यादा एफिशिएंट है। इस तरीके से चेक करना है। तो ये हम लोग अभी पहले टर्म्स को एक एक टर्म्स को डिफाइन करते हैं पहले, फिर उसके बाद तो क्वेश्चंस अभी पीवाईक्यूज में भी आएगा और है ना किसी भी एग्जाम का, चाहे नेट, गेट, जैम है ना, इस सब क्वेश्चंस तो करेंगे ही, जो असाइनमेंट्स भी हैं। तो इस तरीके से फिर यहाँ मेथड ऑफ एस्टिमेटर। अब क्या कुछ एस्टिमेटर निकालने के कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, जैसे मेथड ऑफ मोमेंट एक तरीका है जिससे हम एस्टिमेटर ढूंढ सकते हैं। फिर मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एमएलई बोलते हैं। फिर इनवेरिएंस प्रॉपर्टी एमएलई का। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड है एक, ये भी लिस्ट स्क्वायर मेथड ट्राई तरीका निकालने का एस्टिमेटर। फिर उसके बाद है ना क्या हो गया, एप्लीकेशन एथिक है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा, फिर कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर यूनिवेरिएट नॉर्मल, इंडिपेंडेंट नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया बस। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर ये आ गया तो हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, डेफिनेटली डिफाइन करना शुरू करते हैं। देखो सर बेसिकली सर ये एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, मतलब एप्लीकेशन पार्ट हो गया ये सभी का। हाँ, मतलब इसको अभी हमारे पास एस्टिमेटर है, उसको चेक करना, बाद में इसका अलग ही एप्लीकेशन होगा। तो ये समझ लो, ठीक है। हाँ, अप्लाई कर रहे हैं, एस्टिमेटर को चेक करने का यहाँ पे तरीका है। चलो देखो ट्राई करते हैं। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर को कैसे डिफाइन करोगे, है ना? अनबायस्ड एस्टिमेटर, चलो सो हाउ टू डिफाइन बता था ही सबको। अनबायस्ड का डेफिनेशन क्या है? expectation of statistic equal to true value of parameter. हाँ, तो जैसे Estimation of test result equals to parameter yeah, where theta belongs to for all theta belongs to parametric space. ठीक है, देखो तो लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn be a random sample of size n, ठीक। so x1 x2 xn be a random sample of size n from a population, है ना, with distribution, मान लो मैं ऐसा लिख सकता हूं f of x थीटा। इससे देखो लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में जो अननोन पैरामीटर है वो थीटा है। सो विथ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन या बोल दो विथ पीडीएफ, ऐसा बोल सकते हो, विथ पीडीएफ ये f of x ऐसा थीटा लिखे। मतलब ये हो गया कि उस पीडीएफ में थीटा भी इन्वॉल्व है एक्चुअली, तो उसमें अननोन पैरामीटर थीटा है ना, वेयर थीटा इज एन अननोन पैरामीटर, इस तरीके से। तो हम ये बोलेंगे कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर, अब देखो उसके पीडीएफ में कहीं ना कहीं थीटा होगा। तो अब आप कोई एस्टिमेटर आपके पास है, सो जैसे कोई एस्टिमेटर है, सो एन एस्टिमेटर बोल दो या स्टैटिस्टिक्स बोल दो, है ना। सो एन एस्टिमेटर टी, तो देखो टी का मतलब क्या होगा, हमारा पहले बताया था, टी का मतलब है टी इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, सो मे बी इट इज x बार और मे बी इट इज s स्क्वायर। तो ये सब फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है। तो मैं एस्टिमेटर का नोटेशन टी ही लेके चलूंगा। सो टी कोई एस्टिमेटर है दिस,
या कई बार बुक में लोग थीटा कैप यूज करते हैं, जैसे प्रसन्ना साहू वाली बुक में ये नोटेशन लेके चलता है, थीटा कैप एस्टिमेटर के लिए यूज किया है, या और बुक में थोड़े अलग है ना, तो टी मैं यूज करता हूं। एन एस्टिमेटर दिस इज कॉल्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर विथ पैरामीटर स्पेस, ये बिग थीटा है। अब ऐसे समझ लो, तो डिफरेंस दोनों में है, इसलिए मैं थोड़ा नोटेशन ऐसा लिखूंगा, ये समझना आपको बिग थीटा है, मतलब एक सैंपल स्पेस टाइप का है थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब थीटा का सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू जो है वो बिग थीटा है। सो दिस इज कॉल्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टीज होगा दैट शुड बी इक्वल टू थीटा। अब तुम क्या करोगे, मीन निकालोगे टी का, तो कैसे मीन निकलेगा टी का, तो टी फंक्शन है, तो दिस फॉर ऑल क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, ठीक है ना। तो ये हो गया। जैसे अब मान लो कोई एग्जांपल ले लो, जैसे आसानी से ना एग्जांपल अगर ले, एक आसान सा, हाँ है ना, आसान सा एग्जांपल ले लो चाहो तो, या अगले स्टेप में लिखता हूँ, देखो अगले पेज पे, ठीक है ना। ये हो गया, जो भी पैरामीटर है मैं अभी एक ही लेके चल रहा हूँ ना, मोर देन वन पैरामीटर भी हो सकता है, तो कई बार थीटा को फंक्शन ऑफ थीटा भी यूज करता है, तुम देखोगे तो जो विकेरवादकी में क्या करता है, ये जो थीटा ले रखा है ये वेक्टर लेता है, थीटा 1 थीटा है, वो मान के दिया थीटा के, मान लेता है के पैरामीटर्स है उस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये थीटा का मतलब इसके अंदर ये वेक्टर हो गया, एक्चुअली पैरामीटर वेक्टर समझ लो, इसके अंदर जो भी पैरामीटर वो लेता है। अभी मैं एक के लिए लिख रहा था, तो वैसा कर सकते हैं सर वो तो सर मल्टीवेरिएट हो गया। हाँ, तो जैसे नॉर्मल में 2 पैरामीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब मोर देन 1 पैरामीटर होगा तो उस तरीके से लिखता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि लेट x1 x2 अप टू xn दे आर IID, तो ये रैंडम सैंपल है, जो भी IID लिख रहा हूँ तो रैंडम सैंपल है, फ्रॉम पॉपुलेशन नॉर्मल थीटा कॉमा या म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर ले सकते हो, मान लो थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, वेयर थीटा एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन पैरामीटर, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए, मान लो मैं क्वेश्चन ही बना दूं, सो क्या होगा, ऑप्शन ए जो है 1/n समेशन xi i फ्रॉम 1 to n, जो कि x बार है, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ऑप्शन बी x1 plus x2 upon 2, this is unbiased estimator of theta, option C 1/n summation xi minus x bar whole square, this is unbiased estimator of sigma square, and option D 1/n minus 1 summation xi minus x bar whole square I from 1 to n, ठीक, this is unbiased estimator of sigma square। सर एएनटी ABD ठीक है, ये तो आ रहा है। हाँ बीबी तो है। अब मीन निकाल कर क्या करो, जब भी कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर बोला तो हमारा काम ये है चेक करना कि इसका मीन फाइंड करके देखेंगे क्या मीन है ना। तो पहले ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि हमें चेक करना होगा कि ई ऑफ एक्स बार थीटा आएगा क्या, यहाँ मतलब हो गया ई ऑफ हाफ x1 प्लस x2 ये थीटा आएगा क्या, इसका भी मतलब यही है कि ये ई ऑफ 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर ये सिग्मा स्क्वायर है क्या, यहाँ से ये मतलब है कि 1/n माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ये जो है सिग्मा स्क्वायर है क्या, आपको बस ये चेक करना है कि ऐसा है। देखो आसान है ऐसे तो,
नॉर्मल हमें पता ही है, ये तो हमें पता ही है हमेशा। तो अगर सॉल्यूशन आप लिखोगे तो आपको तो पता है ना एक्सपेक्टेशन, ये तो सबको रिजल्ट ही पता है आपको डायरेक्टली कि पॉपुलेशन कुछ भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यहाँ कुछ भी दे रखा हो, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा। मतलब मीन अगर जो भी है तो वो तो हमेशा ट्रू रहेगा, हमने पहले भी कैलकुलेट किया है। सो आप यहाँ कैलकुलेट अगर करना चाहो तो 1/n बाहर, समेशन बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi, और ईच x चूंकि IID है तो सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, सारे रैंडम वेरिएबल्स, n रैंडम वेरिएबल्स हैं और सबका सेम डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेम मीन होगा। तो सेम मीन है तो ये आपका आ गया 1/n, और ये सेम मीन है मतलब थीटा है, थीटा को n टाइम ऐड कर लो, सो n थीटा, तो एटलीस्ट कैंसिल होके थीटा आ जाएगा। दूसरे में यही प्रोसेस है कि सेकेंड वाला पार्ट जो है एक्सपेक्टेशन 1/2 x1 प्लस x2 दे दिया मैंने, तो यहाँ क्या करना है आपको कि 1/2 e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2, तो यहाँ से आपका हाफ थीटा प्लस थीटा, तो ये भी एट द एंड थीटा ही आ जाना है। सो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब इसको ध्यान से देखना है आपको। सो मैं यहाँ थ्योरम यूज करूंगा, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ई लगा के भी ट्राई से इसको भी एक्सप्लिसिटली ओपन करके देख सकते हैं, जैसे हम अभी देख रहे थे। क्या करूं, थ्योरम यूज करूं या जैसे अभी मैंने ये किया वैसे डायरेक्टली मीन निकाल के बताऊं? थ्योरम यूज करेंगे, आसान हो जाएगा। थ्योरम कौन सा था, हमने कल देखा था n-1, मतलब लास्ट क्लास में, दिस इज काई स्क्वायर n-1, तो ये था किसके लिए, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसको यूज कर सकते हैं। बताओ प्रूफ कर लोगे तुम लोग? हाँ सर कर लिया, समय तो पूरा ही वो खोल के कर लिया पूरा। हाँ उससे भी आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो और थ्योरम से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो एस स्क्वायर क्या था मेरा, तो यहाँ सिंपली तुम देखोगे तो ये जो एस स्क्वायर हम किसका नाम रखते हैं, ये वाला एस स्क्वायर है, जो डी ऑप्शन है वो एस स्क्वायर है, ठीक है ना। ये गलत होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर का निकालूंगा तो ये सिग्मा स्क्वायर आएगा, ये थ्योरम भी है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये तो इन जनरल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होल्ड करेगा ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ भी होल्ड करेगा ऐसे। तो ये एस स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सो ये आपके पास है। अच्छा क्या होगा अगर इसका मीन निकालेंगे, तो सी ऑप्शन में जो है तो होगा क्या, जब आप इसका फाइंड कर रहे हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/n है ना, समेशन xi i फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर ऐसे देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n-1 एस स्क्वायर क्या होता है, समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहां से आ गया एक्सपेक्टेशंस, तो इसके प्लेस पे रख दो n-1, तो ये n-1/n एस स्क्वायर हो गया। तो इसको आप बाहर निकालोगे तो n-1/n बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, तो ये आ गया n-1/n सिग्मा स्क्वायर। लेकिन अनबायस्ड एस्टिमेटर कब होता है ये सी ऑप्शन वाला, जब एग्जैक्टली सिग्मा स्क्वायर आया होता, बट एग्जैक्टली तो आया नहीं,
तो इसीलिए नहीं है ना। सो विच इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि एग्जैक्टली सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी ले लोगे तो सिग्मा स्क्वायर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। हाँ वो तो है, लेकिन नहीं, एक एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड में वर्ड सुना होगा, हाँ एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, है ना। तो वो कंसिस्टेंसी में जरूरत पड़ती है, कंसिस्टेंसी में इसका यूज होता है ना। तो हाँ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, इजी था, जस्ट डेफिनेशन बेस्ड था। अनबायस्ड का डेफिनेशन आपको पता है, कोई भी एस्टिमेटर अनबायस्ड है, अनबायस्ड है इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा है। अगर बायस्ड होगा, है ना, तो यहां से ये मतलब समझ लो आप, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा इज 0, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा इज 0, और इसका नाम है बायस। तो यहाँ बायस 0 है, इसलिए अनबायस्ड है एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं बायस। तो मैं लिखता हूं, पहले देख लो एक बारी। तो ये अनबायस्ड, ठीक है ना, अनबायस्ड नहीं था। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, मैंने यूज किया वर्ड एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड। एक वर्ड मैंने अभी यूज किया है बायस। ठीक, एक ये वर्ड है। तो एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस एस्टिमेटर में n इन्वॉल्व होगा। पहली बात, एसिम्प्टोटिक वर्ड का मतलब वही है कि n टेंस टू इन्फिनिटी है। एसिम्प्टोटिक वर्ड कहीं भी अगर यूज किया गया है सो मींस n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो इसमें मैं लिखूंगा लेट, ठीक है ना। एसिम्प्टोट होता है इंडस्ट्री, नहीं, हाँ वो एसिम्प्टोट, हाँ वहां पे एसिम्प्टोट होता है कि लाइक किस वैल्यू पे वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी फंक्शन, है ना, कर्व पे, कि x की किस वैल्यू, x टेंस टू क्या होना चाहिए ताकि वो फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। सो दैट इज द एसिम्प्टोट इन द कैलकुलस। हाँ, एसिम्प्टोट ऑफ अ फंक्शन। ओके, जैसे tan x, अच्छा है शायद, tan x जो है, tan x में π/2 एसिम्प्टोट होता है ना। तो कोई एस्टिमेटर होगा, सो एन एस्टिमेटर। अब यहाँ मैं देखो tn यूज कर रहा हूं, तो tn यूज करने के पीछे पर्पस ये है कि मैं बताना चाह रहा हूं उस t में कहीं ना कहीं n जरूर होगा, है ना। तो इसका फिर से मतलब वही है मेरा कि tn जो कि फंक्शन है x1 x2 xn का, अगर नहीं भी लिखा है तो भी मतलब यही है कि दिस इज एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड। आज मैं चूंकि टर्म्स डिफाइन करूंगा, क्वेश्चंस अगले क्लास में डिटेल में और अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। So an estimator Tn is asymptotically unbiased with respect to for parameter theta if and only if limit n tends to infinity expectation of Tn is equal to theta, ठीक है, जहां पे फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। तो अनबायस्ड में क्या था, चाहे n कुछ भी हो, n से हमें कोई मतलब नहीं है, n कुछ भी हो, e ऑफ tn थीटा होना चाहिए। एसिम्प्टोटिकल में क्या होगा, n जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है उस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ tn थीटा हो जाना चाहिए। तो यहां देखो, तो अब तुम यहां पे अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अगर मैं वापस वाला जो क्वेश्चन था अब मैं लिखता हूं, पहले बायस में डिफाइन कर रहा था, जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं लिखता यहाँ पे, मैंने आपसे पूछा अनबायस्ड एस्टिमेटर, अगर अनबायस्ड की जगह मैं एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड कर दूं तो क्या क्या सही होगा? सर सी वाला सही होगा, उधर इंटेंसिटी, हाँ सी ट्रू हो जाएगा उस केस में, डी तो रहेगा ही। देखो अनबायस्ड है तो एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर कोई अनबायस्ड है ऑलरेडी तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने से उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कोई अगर अनबायस्ड है तो एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होगा ही, अगर एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड कोई जरूरी नहीं अनबायस्ड होगा एक्चुअली। माने अनबायस्ड इंप्लाई करता है एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, हाँ, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड कैन नॉट बी, मे नॉट बी। जैसे एग्जांपल सी वाला ऑप्शन एग्जांपल हो गया कि सी वाला ऑप्शन एसिम्प्टोटिकल अनबायस्ड है बट अनबायस्ड नहीं है,
है ना। यहाँ तुम अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगी यहाँ पे। मतलब चारों एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड। हाँ वैसे लिख सकते हैं, ऑल फोर एसिम्प्टोटिकल अनबायस्ड हो जाएगा। जबकि बी में n नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तुम फंक्शन देखते हो जहाँ x नहीं होता तो x टेंस टू समथिंग नहीं पुट करेंगे, सेम आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। बायस का डेफिनेशन क्या है? सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बायस ऑफ एस्टिमेटर टी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो ये वही चीज है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा, लास्ट क्लास में लिखा था, तो इसको बायस बोलते हैं ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा, अब यही है। तो यहाँ थ्योरम ये है कि T इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब सिंपल है ऐसे, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ बायस ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 0, है ना। बायस 0 है तो अनबायस्ड है, अनबायस्ड है तो बायस 0 होगा। देख लो, इजी है ना। तो ऐसे बस टर्म समझो अभी क्या मतलब है। तो सर पहले हमने बायस का क्यों डेफिनेशन नहीं करा? हाँ बायस लिख सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बायस लिख सकते थे कि ये बायस 0 हो जाएगा तो अनबायस्ड हो गया, कोई बात नहीं है, पहले बायस भी लिख सकते थे हम। है ना। तो अनबायस्ड मतलब बायस 0 है तो वो अनबायस्ड हो गया। ठीक है जी, टर्म ओके है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा था, जैसे मान लो कि बताओ, चारों करेक्ट। चेक करो, चेक किया तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली। यहाँ पे भी ACD ही होगा। ओ ACD, हमने आई नहीं देखा वो। हाँ आई है यहाँ पे ना, चेक करो एक बारी, आई टाइम है, चेक कर लो फिर भी, है ना। तो क्या ये अनबायस्ड है? अगर अनबायस्ड में क्या बी वाला अनबायस्ड होगा? तो नहीं, अनबायस्ड में नहीं होगा, रह जाएगा ऊपर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो अभी मैं थ्योरम ये कह रहा था कि इफ अगर अनबायस्ड है एसिम्प्टोटिकली, है ना, अनबायस्ड है तो एसिम्प्टोटिकली तो होगा ही, है ना।
अच्छा, इसी को दूसरा बोल सकते हो, अगर असिम्प्टोटिकल अनबायस्ड नहीं है, इसी स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर असिम्प्टोटिकल अनबायस्ड नहीं है तो अनबायस्ड नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो कन्वर्स ऑफ हेविट थ्योरम इज नॉट ट्रू, ठीक है। सर वो स्लाइड्स एक मिनट पानी पी के आता हूँ। सर एक बार वो बायस और रेसिप्रोकल अनबायस्ड की डेफिनेशन वाली स्लाइड और देखो। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर दो, मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं। ये कह रहा है कि ए सी डी, तो b का n+1/2 टाइम्स थीटा रहेगा। 1/2 टाइम्स थीटा। हाँ जी, बाकी लोग क्या आ रहा है? n+1/2 टाइम्स थीटा। हाँ सर, n+1/2 n/2। अच्छा तो ठीक है। सर एक बार वो बायस वाली डेफिनेशन दिखाना है, वो मिस हो गई। हाँ सर, देख लेते हैं। ओके सर। है ना। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल अगर यहाँ पे लिखूं थ्योरम कि लाइक सो इन जनरल जो x बार है, x बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन एंड एस स्क्वायर, मतलब x बार मतलब सैंपल मीन, है ना। तो इन जनरल मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सैंपल मीन है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन मीन के लिए, और एस स्क्वायर जो कि सैंपल वेरिएंस है, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन मतलब जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन से हमने सैंपल निकाले हैं। तो सो एस स्क्वायर हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो पॉपुलेशन का, एस स्क्वायर हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, मतलब सिग्मा स्क्वायर के लिए, और पॉपुलेशन मीन जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू के लिए, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर हम लोग जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन xi फाइंड किया, तो ये तो ex आ गया म्यू के इक्वल। अगर हम एक्सपेक्टेशन 1/n
समेशन xi स्क्वायर निकालेंगे तो क्या ये ex स्क्वायर के इक्वल आएगा? नहीं चेक करो, चेक करके बताओ हाँ या ना। सर इन जनरल या सी? हाँ इन जनरल xi की पावर r है, I फ्रॉम 1 to n। सर आएगा फिर। चेक करो जरा, कपलिंग में पढ़ा है था आपने। फिर तो सेम है। हमने ये देखा था उसके लिए कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी के लिए देखा था कि वन फर्स्ट पॉपुलेशन फर्स्ट सैंपल मोमेंट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट मतलब ex। so 1/n summation xi will converge in probability to ex, 1/n summation xi square will converge in probability to ex square and so on। so rth population moment will converge in probability to rth population moment। वो तो कन्वर्जेंस था, यही चीज मैं दिखाऊंगा जो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन है। सो rth पॉपुलेशन मोमेंट इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ rth सैंपल मोमेंट इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ rth पॉपुलेशन मोमेंट। तो जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ई के अंदर वो सैंपल मोमेंट है, राइट साइड में पॉपुलेशन मोमेंट है। तो वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन अभी लिखूंगा मैं, तो उसमें यूज करूंगा। लेकिन अभी ये ट्रू है, एक बार वेरीफाई करके देख लो। चलो तो फंक्शन है x का x स्क्वायर, हाँ तो आपने अभी लिखवाया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ gx हम लोग लिख सकते हैं वैसे समेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ gx। तो हमने ये कहा था कि समेशन एक्सपेक्टेशन इंटरचेंज हो जाएगा, वो तो ठीक है, समेशन बाहर निकाल लो तुम। हाँ IID है, वो सैंपल की बात कर रहे हैं हम लोग, हमेशा रैंडम सैंपल की बात करेंगे आगे। अब रैंडम सैंपल की ही अब बात करेंगे तो फिर ट्रू होगा इन जनरल, क्योंकि IID है तो EXi स्क्वायर निकालेंगे तो EXi स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस xi माइनस दिस, है ना। अब वो तो सबका इक्वल ही आएगा ना। अच्छा EXi स्क्वायर है ना, तो एक्चुअली वो तो IID है तो n टाइम हो गया, n कैंसिल कर देगा, है ना। जैसे मैं अगर लास्ट वाले का प्रूफ लिखना चाहूँ तो 1/n बाहर है, समेशन xi की पावर r, और हर xi तो IID है तो सबका तो सेम ही रहेगा, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो ये ट्रू है मतलब। तो यहाँ मैं आगे लिखना चाहता हूँ मोर ओवर, है ना, मोर ओवर जो rth सैंपल मोमेंट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, हमने पहले देखा था दे आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, मैं कंसिस्टेंट इसलिए यूज कर रहा हूं मतलब ऑल दे सैंपल मोमेंट्स विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मोमेंट। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैं बोल रहा हूं ये सब अनबायस्ड भी है ना। ओके तो is unbiased estimator, ठीक है ना, फॉर ऑल r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चाहे r कोई भी नेचुरल नंबर हो। एंड यहीं पे मैं ये बोल रहा हूं कि रिकॉल ठीक है ना, हमने ये पहले पढ़ा था कि rth पॉपुलेशन मोमेंट, rth सैंपल मोमेंट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, और ऑब्वियसली इन प्रोबेबिलिटी हो रहा है तो इन डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, क्योंकि इन प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस स्ट्रॉन्गर कंडीशन है देन इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली यही चीज इंप्लाई करेगी कि rth सैंपल मोमेंट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू rth पॉपुलेशन मोमेंट, तो इन डिस्ट्रीब्यूशन भी कन्वर्ज करेगा ऑब्वियसली। तो मतलब यहां से ये समझ आ रहा है कि जो पॉपुलेशन मोमेंट है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर भी है, सॉरी जो सैंपल मोमेंट्स हैं वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मोमेंट के लिए। दे विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, है ना, पॉपुलेशन मोमेंट, दे विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन मोमेंट आल्सो। ठीक है, चलो तो आगे अच्छा ये बताओ, अगर हमने लिया है ये, अभी गेट में क्वेश्चन आया था ये कि लेट
x1 x2 xn जो है दे आर a random sample from normal theta comma sigma square। तो उसमें ये पूछा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ s इज सिग्मा, मतलब वो अनबायस्ड के लिए पूछा, मैं ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार इज थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर इज थीटा स्क्वायर। ये गेट का क्वेश्चन है, बताओ मतलब इससे रिलेटेड ये बी और डी, बी और सी, बी और सी। हाँ है ना। हाँ sure. तो देखो यहाँ पे E ऑफ S एक्चुअली सिग्मा के इक्वल नहीं होता है, हम ट्राई कर सकते हैं प्रूफ करने का, हालांकि इसका प्रूफ भी है इसमें दे रखा है बुक में, तो ये ऐसा नहीं होगा। ये तो इसलिए हम थ्योरम जानते हैं, ये तो भी हम जानते हैं डायरेक्टली, और ये तुम ट्राई करोगे तो एक्चुअली ये वेरिएंस ऑफ x बार प्लस E ऑफ x बार का होल स्क्वायर है ना, तो ये सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई n और प्लस आ जाएगा तुम्हारा थीटा स्क्वायर तो नहीं आएगा है ना, तो वो तो नहीं आएगा ABCD, ठीक है ना, तो ये तो नहीं आएगा। अच्छा, क्या अम्बास एस्टिमेटर हमेशा एग्जिस्ट करेगा? जरा ट्राई करो। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं कि लेट x1 x2 xn बी IID मतलब रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली मतलब बाइनोमियल 1 कॉमा थीटा या 1 कॉमा p, तो तुम बताओ देन एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज, एक तुम बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और दूसरा ऑफ थीटा स्क्वायर इज, तुम ट्राई करो जरा, कोई भी एक है ना, हो सकता है कि देयर आर इनफिनिटी मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर, कोई भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर बताओ मुझे इसके लिए। एक ही हो जाएगा, x1 या x2 कुछ भी। ठीक है, पहले वाले के लिए x1 x2 या x बार, ठीक है, दूसरे वाले के लिए हाँ मीन भी हो जाएगा पहले के लिए। दूसरे वाले के लिए ट्राई करो। दूसरे वाले माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस वन, नीचे हो जाएगा x बार हो जाएगा। हाँ बाइनोमियल। तो t क्या है वहां पे? निकल जाएगा सर, सिंपल वो वेरिएंस वाला पहले लगा दे। टी वो बोल रहा है समेशन xi। हाँ, तो अगर t तुम समेशन xi ले लो, तो एक तो तुम जानते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ t बाई n, ये तुम्हारा थीटा हो गया, और तुम ये कहना चाह रहे एक्सपेक्टेशन ऑफ t इंटू टी माइनस वन अपॉन n इंटू n माइनस वन। ये क्या थीटा स्क्वायर आएगा? ओके, प्लस माइनस वन वो n टू टाइम और चेक करो, एक बार चेक करके देखो। -1 ही हो गया नीचे। एक सेकंड, इसको ओपन करके देखो, इसको ओपन करो जरा, पहला तो x बार ही है, e ऑफ x बार थीटा हो गया, दूसरे में जरा ट्राई करो। इसको प्रूफ करके देखो, फाइंड करके देखो।
3 चाहिए। हाँ यही होगा। आ रहा है वेरीफाई होके? Yes, ये sir. t by n जुड़ जाएगा तो वो थीटा इंटू 1 प्लस थीटा का हो जाएगा ये, मतलब वही है अनबायस्ड। ठीक है, हालांकि ये रिजल्ट इन जनरल भी है ना, इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो t इंटू टी माइनस वन टी माइनस टू अपॉन n इंटू n माइनस वन माइनस टू, किसके इक्वल आएगा वो? थीटा क्यूब। The power function. हाँ, तो ये लिखोगे। एक्चुअली बाद में ये um भी बन जाता है ना। अच्छा वही। हाँ सर ये यूएमपी सो ऑन, इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। सर यहाँ अनबायस्ड यूज नहीं करेगा क्योंकि n इक्वल्स टू 1 डालेंगे जो अनडिफाइंड हो रहा है ना। हाँ, n इज इक्वल टू 1 के लिए n मोर देन 1 ले लो इसके लिए, है ना। तो है ना, ठीक है, यहाँ पे n मोर देन 1 लूंगा तो ओके है, बट अगर सिंगल सैंपल के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। हाँ, मतलब अगर सैंपल साइज 1 का है मान लो तो वहां प्रॉब्लम होगी, या मान लो सैंपल साइज 2 का है तो थीटा क्यूब का एस्टिमेटर तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना। ये कब एग्जिस्ट करेगी? जब n तुम्हारा मोर देन एटलीस्ट मोर देन इक्वल टू 3 हो। ये कब एग्जिस्ट करेगी? जब n मोर देन इक्वल टू 2 हो, तभी ना। और यहाँ पे n मोर देन इक्वल टू 1 हो एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है। सो अगर सिंगल सैंपल है, मान लो जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे मैं भी बोल रहा था कि मान लो लेट x1, x2 be a random sample of size 2 from binomial 1, theta, मतलब बर्नौली थीटा। तो अब आपसे पूछूंगा देन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा क्यूब क्या होगा? हाँ, अब आपसे पूछ लिया तो क्या होगा? ये क्या फाइंड कर पाएंगे अब? सर अगर ऐसे बताना हो तो निकलेगा कैसे? देखो, वही तो ढूंढ रहा हूँ, एग्जिस्ट नहीं करेगी तब। अगर सैंपल साइज 2 एग्जिस्ट नहीं, यहाँ पे अगर साइज 1 का अगर मैं ले लेता ना एस्टिमेटर, तो फिर थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं मिलेगा तुम्हें। सर हाँ, सर मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्या बोलते हो। ये समझ आया क्या लिखा मैंने? टी समेशन एक्साइज है, ये तो समझ आया होगा, ठीक है ना। तो ये प्रूव कर सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको खोल के टी स्क्वायर माइनस टी अलग अलग करोगे तो दिख जाएगा आपको थीटा स्क्वायर, उस तरह से आ जाएगा। तो हाँ वो तो हाँ, अब क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना था तुम्हें, कम से कम एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है उस पैरामीटर का। अनबायस्ड डेफिनेशन पता है ना, इसको तो डेफिनेशन क्लियर रखो। तुम्हें किसी पैरामीटर का अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है, इसका क्या मतलब है? अब डेफिनेशन तो सर क्या मतलब पैरामीटर पर होना चाहिए? मतलब अगर एक्सपेक्टेशन लूं मैं उस रैंडम वेरिएबल का तो पैरामीटर के इक्वल आ जाए। तो यहाँ मैंने क्या पूछा हुआ है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर बताओ थीटा का, तो इसने कहा कि टी बाई एन अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, टी इंटू टी माइनस एन अपॉन एन इंटू एन माइनस, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा स्क्वायर का। डेफिनेशन याद रखो ना, डेफिनेशन। सो मैं अनबायस्ड एस्टिमेटर पूछा, तुम्हें याद रखना डेफिनेशन क्या है अनबायस्ड एस्टिमेटर का। तो अगर कोई एस्टिमेटर अनबायस्ड है तो उसका एक्सपेक्टेशन लेने पे पैरामीटर इक्वल आ जाए। तो ये टी अपॉन एन टी समेशन एक्स आई है, सो टी अपॉन एन अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा का हुआ, टी इंटू टी माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ये दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा क्यूब। ठीक, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, सैंपल साइज 2 का है। अब तुम एक ऐसा मुझे स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेटर बताओ जहां थीटा क्यूब आ जाए x1 x2 के टर्म में। सो इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा मिलेगा नहीं आपको, आप चेक करके देखो। इससे भी थोड़ा आसान सा क्वेश्चन बनाऊं मैं अगर, सो है ना, जैसे ये क्या है, ये मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता मैं कि लेट x1 जस्ट सिंगल है, बाइनोमियल 1, थीटा, देन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। थीटा का मिल जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जस्ट x1 ले लो तो ये थीटा आ जाएगा,
बट एक्सपेक्टेशन किसका लोगे, थीटा स्क्वायर का, ऐसा मिलेगा ही नहीं। यहां भी तुम अगर एक्सपेक्टेशन x1 प्लस x2 अपॉन 2 ले लो तो ये थीटा आ जाएगा, एक एस्टिमेटर मिल गया। फिर यहाँ पे जैसे था x1 प्लस x2 और t इंटू टी माइनस 1 था ना, तो x1 प्लस x2 माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1, n2 तुम्हारा, तो अपॉन 2 ये फाइंड करो, थीटा स्क्वायर आएगा। लेकिन थीटा क्यूब के लिए नहीं मिलेगा आपको। ये मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, ये कुछ नया नहीं लिखा मैंने, ये वाली चीज रिपीट किया है यहाँ से। टी है समेशन xi, क्या ये x1 x2 अप टू xn, ठीक है ना। तो यहाँ n मेरा 2 था तो x1 प्लस x2 ले लिया, तो ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ भी। तो यहाँ भी बस ये ओके है बट ये नहीं मिलेगा आगे, यू कैन नॉट राइट। अच्छा ट्राई करके देखो, कुछ ऐसा करो कि थीटा स्क्वायर आ जाए, वेरिएंस वेरिएंस यूज करो, देखो आएगा कि नहीं, चेक करके देखो जरा। एक्सपेक्टेशन अगर तुम x1 स्क्वायर निकालो तो x1 स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x1। सो यहां से वेरिएंस ऑफ x1 क्या होता है, np क्यूब, कितना हो जाएगा, into 1 minus theta. थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा थीटा स्क्वायर। इसको जरा बैलेंस करो उसके साथ, मिलेगा कि नहीं। चेक करो, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ मिलेगा जहाँ पे थीटा स्क्वायर आ जाएगा, बना तो सकते हो शायद, चेक करो। x माइनस x स्क्वायर मिल तो रहा है, बनेगा देखो, e ऑफ x, सो e ऑफ x1 स्क्वायर मतलब x माइनस x1 माइनस x1 स्क्वायर, यही ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर। हाँ तो क्या, तो प्रॉब्लम कहाँ है, सो क्या ये हर उसके लिए होल्ड करेगा, बोले ठीक है आई थिंक, हाँ अगर मिल रहा है तो इट्स फाइन, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे थे ना, तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे n तुम्हारा, हाँ वहाँ यहाँ पर n ना सर वो होता है, तो क्या पढ़ोगे 1 कॉमन थीटा देना, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स है सर, नंबर ऑफ, जैसे इसको जब जैसे आप पीछे दूसरा सेट बोलो ना, हाँ तो उसमें जो जैसे e की पावर t आप जैसे बोलोगे e की पावर t into t minus 1 हाँ फंक्शन लगा के मालूम तरीके से, हाँ, तो वहाँ से वो n से आकर n बाहर आएगा पहली बार में, उसके बाद n minus 1 बाहर आएगा, और उसके बाद वो थीटा स्क्वायर बन जाएगा, t plus v पावर n बन जाएगा। यहाँ पे n सारा नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, n रैंडम सैंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये भी मिल ढूंढा जा सकता है, इसका मतलब चेक करो जरा, मैं पूछ रहा हूँ ढूंढा जा सकता है क्या, चेक करो एक बारी। लेकिन यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि xi की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन ये है, अगर तुम फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ये जीरो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, x1 का सपोर्ट कितना है, 0,1 है ना, इसका मीन तो ठीक है थीटा आएगा, मीन आएगा थीटा आएगा ना यहाँ से। सो जैसे इसका पीएमएफ क्या होता है, एक मिनट, व्हाट इज द पीएमएफ। सो अगर तुम पीएमएफ लिखते हो कि x1 इज 0, दिस वैल्यू इज 1 माइनस थीटा, x1 इज 1, दिस इज थीटा। तो यहाँ से जब आप ex निकालते हो तो इट्स ओके, वो 0 इंटू दिस 1 इंटू दिस, तो ये थीटा आ जाएगा। जब आप ex1 स्क्वायर निकालते हो तो 0 स्क्वायर इंटू दिस, सो ये भी थीटा आता है।
सर लगता है इष्ट ही नहीं करेगा इसका। हाँ, इस केस में। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सपोर्ट इसका फाइनाइट है, इसीलिए मतलब 0 1 ही है ना, तो ये आ जाएगा। अगर तुम यहां से ये फाइंड करो e ऑफ x1 स्क्वायर, ये जैसे हमने लिखा है e ऑफ x स्क्वायर x1 माइनस x1 स्क्वायर, ये तो 0 आ जाएगा, देखो है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर xi इज बाइनोमियल 1 थीटा है तो x1 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, सेम ही रहता है, क्योंकि अगर बर्नौली है एक्साइज तो एक्साई की पावर कुछ भी ले लो वो बर्नौली ही रहेगा। तो यहां से एक्चुअली इनडायरेक्टली पता हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों, तो ये एक्चुअली ये तो 0 आ जाएगा एक्चुअली, तो 0 बराबर थीटा स्क्वायर। तो यहां से ये एक्चुअली जो कि ट्रू नहीं है, एक्चुअली हमने डिराइव तो किया बट ठीक है ना। यहां तक देखो अच्छा तुमने ये कैसे डिसाइड किया, ये बताओ मुझे, सही लिखा है थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, ये गलत लग रहा है, क्या होता है चेक कर लो एक बारी। वेरिएंस तुमने बताया शायद मुझे, ये चेक करो, ये गलत है, ये वेरिएंस बताया शायद तुमने, ये गलत है, चेक करो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो ये 1 माइनस थीटा है जस्ट, तो ये तो वेरिएंस हुआ ना, ये वेरिएंस है, मैं x1 स्क्वायर पूछा था। चेक करो जरा, हाँ वो तो बोला ये तो गलत बताया ना, हाँ ये गलत, इसलिए गलत आ रहा है आंसर, क्योंकि यहाँ गलत बताया। सो ये एक्चुअली थीटा ही है, क्योंकि अगर तुम वेरिएंस वाले से भी जाओ, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस मीन स्क्वायर, सो वेरिएंस npq प्लस मीन स्क्वायर, दैट देन थीटा ही आएगा आई थिंक। चेक करो उस तरीके से भी, वेरिएंस इसका कितना होगा npq, तो थीटा इंटू 1 माइनस थीटा प्लस, तो थीटा माइनस थीटा स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर, फिर भी थीटा ही आएगा, तो गलत बता रहे थे ना। तो इसका भी निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, ओके, तो नाउ इट इज फाइन। तो वो आंसर गलत इसलिए आ, क्योंकि हमने गलत लिखा था वो, ठीक है, तो मतलब मैंने ये गलत लिखा था तो इसीलिए एक गलत आंसर आ रहा था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ठीक है ना, ये स्टेटमेंट ओके है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे थीटा स्क्वायर का, क्योंकि आप लिख ही नहीं पाओगे, है ना। यहाँ से मैं दिख गया ना ये तो कि थीटा है और ये थीटा है, दोनों थीटा ही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप थीटा स्क्वायर जनरेट कर लो, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब ठीक है, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, है ना। हम लोग वहां गलत लिखा था इसलिए गलत आ रहा था हमारा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो मतलब यहां से बताना ये चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट ही करे, कहने का मतलब ये है। सो क्या अनबायस्ड एस्टिमेटर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर इज नो। जैसे यही एग्जांपल हो गया कि है ना, इसमें थीटा क्यूब का एग्जिस्ट नहीं करेगा सेम तरीके से, सो यहाँ तुम जनरेट नहीं कर पाओगे थीटा क्यूब या थीटा 4 का, यू कैन नॉट जनरेट, लाइक इसमें थीटा स्क्वायर का हम जनरेट नहीं कर सकते इसलिए, ठीक है। देखो सो ये 0 आ जाएगा, तो यू कैन नॉट जनरेट एक्चुअली, सो कभी थीटा स्क्वायर बनेगा ही नहीं एक्चुअली, हाँ। तो मतलब ये है कि मेरा बताने का यहाँ मतलब ये है कि लाइक अनबायस्ड एस्टिमेटर मे नॉट एग्जिस्ट, कि अनबायस्ड एस्टिमेटर मे नॉट एग्जिस्ट, जरूरी नहीं एग्जिस्ट ही करे, है ना, हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर एक जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, सो x आपके पास है या x1 x2 xn रैंडम सैंपल पॉइजन से है, सो लेट x1 x2 xn are a random sample from Poisson lambda, then unbiased estimator of lambda is r, option A x bar, option B s square, option C 1/3 s square plus 2/3 x bar, option D lambda time x bar plus 1 minus lambda time s square for all lambda belongs to 0 to 1. बताओ सर सारा ही सही है, ठीक है ना। तो ये तुम बस क्या करना है, जब भी अनबायस्ड की बात हो रहा है तुम मीन निकाल लो, तो इन सबका मीन फाइंड करके देखो,
तो सिंपल आपको तो पता ही है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लैम्डा होता है ना इसमें। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर म्यू है, अब म्यू यहाँ लैम्डा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है, वो भी यहाँ लैम्डा है, सो दोनों लैम्डा ही है, तो इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लोगे। अच्छा यहाँ मैं लैम्डा क्यों लिखा हूँ, एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ कुछ नया लिखना था। सो लाइक अल्फा टाइम एक्स बार 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा लिख दो क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी वहाँ यूज कर चुका हूँ, तो सेम वेरिएबल यूज करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो ये होगा एक्चुअली। सो मैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन अलग लिख रहा था, पता है इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब पता क्या है, दैट इज इसका मतलब ये है कि ये एक इंटरवल है एक्स बार टू एस स्क्वायर, जो भी लार्जर वैल्यू है, इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लो तो वो अनबायस्ड एस्टिमेटर रहेगा। तो यहाँ से एक चीज ये भी समझ आया तुम्हें कि एक तो ये भी केस है कि हो सकता है अनबायस्ड एस्टिमेटर ना एग्जिस्ट करे, है ना, हो सकता है मतलब कितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर इनफाइनाइटली मेनी हो सकता है ना। जैसे यहीं पे आपने देख लिया कि अल्फा की वैल्यू बदलते जाओ तो मिलता जाएगा, तो हो सकता है एक पैरामीटर के अनकाउंटेबल अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्फा टाइम एक्स बार 1 माइनस अल्फा टाइम एस स्क्वायर, तो ये भी तुम्हारा लैम्डा ही आएगा, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि दूसरा पॉइंट लिख सकता हूं, अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना, इट इज नॉट यूनिक एक्चुअली, जरूरी नहीं यूनिक है ना, इज नॉट यूनिक, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जिस्ट करेगा, देयर इनफाइनाइटली मेनी हो सकता है, सो यूनिक नहीं होता है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर यूनिक होगा। सो हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं यूनिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अब अनबायस्ड एस्टिमेटर इनवेरिएंट कब होगा, मतलब ये बोलूं मैं, तो कंटिन्यूअस फंक्शन लेने पे अनबायस्ड एस्टिमेटर का नहीं, तो वो अनबायस्ड थोड़ी रहेगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा अनबायस्ड फिर भी। तो अनबायस्ड कब होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास है gx कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन थोड़ी होगा, तुम क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लो तो अनबायस्ड नहीं रहेगा। तुमने अभी देखा था ना e ऑफ x बार तुम्हारा थीटा है, तो क्या e ऑफ x बार स्क्वायर थीटा स्क्वायर आया था, नहीं आया था ना, तो कोई भी फंक्शन नहीं वर्क करेगा, तो लीनियर फंक्शन वर्क करेगा एक्चुअली, जस्ट लीनियर फंक्शन वर्क करेगा। सो अगर gx लीनियर फंक्शन है, लीनियर क्या होता है, इस तरह का फंक्शन mx प्लस सी टाइप का, ये लीनियर फंक्शन हो गया ना, mx प्लस सी या ax प्लस बी, इस तरीके से। सो ये है, देन आपका वर्क करेगा, तो सिर्फ लीनियर फंक्शन पे ही वर्क करेगा, मतलब क्या मतलब इनवेरिएंट होगा एक्चुअली। तो इनवेरिएंट क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि लाइक लेट t is unbiased estimator of theta and g is linear function, g क्या है, लीनियर, ये लीनियर फंक्शन है वन वेरिएबल का, देन तुम्हारा ये वर्क करेगा कि g of t is unbiased estimator of g थीटा, ठीक है, क्योंकि यहां से तुम इजीली देख लो, gt लिखोगे तो gt तुम्हारा हो गया m टाइम t प्लस c, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ gt निकालोगे तो m टाइम et प्लस c, et तुम्हारा थीटा है तो m थीटा प्लस c, जो कि g थीटा आ गया। तो ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए ऐसा होगा, तो लीनियर फंक्शन के लिए ये सिर्फ वर्क करेगा एक्चुअली अनबायस्ड एस्टिमेटर, जिसको बोलते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना। Invariance property of unbiased estimator. It will work only on linear function.
ठीक है, तो ये थ्योरम हो गया। अच्छा एक एग्जांपल लिखो, ये क्वेश्चन लिख लो, लेट x1 x2 xn, ठीक है, या जस्ट अगर मैं बात करूं ये मत लो, मान लो ऐसा है कि x तुम्हारा है, एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है पॉइसन लैम्डा, देन unbiased estimator of lambda is r सिंगल रैंडम, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है -3 की पावर, अच्छा लैम्डा नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, सो ये है e की पावर -3 लैम्डा लिख लो, ठीक है, e की पावर -3 लैम्डा। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ e की पावर -3 लैम्डा इज -3 की पावर x, फिर -2 की पावर x, ऑप्शन सी -1/2 की पावर x, ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट। ट्राई करो, बताओ। सर जो हमने ये एवरेज प्रॉपर्टी लिखी है, सो पॉइसन का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर इसमें से एक्सपेक्टेशन बेसिस को निकालते हैं तो आता है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x जो आएगा वो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, हाँ और उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब माइनस x स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा क्यूब, हाँ x वैसे एक्सपेक्टेशन x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 लैम्डा 4 हो जाएगा। हाँ, तो इसमें तो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल रहा है ना। हाँ तो उसकी हमने बात थोड़ी की, हमने बस ये बोला कि अगर लीनियर है तो अनबायस्ड रहेगा, बाकी में होगा नहीं होगा उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। हमने बस ये कहा है कि अगर g लीनियर फंक्शन है तो gt जो होगा अनबायस्ड हो जाएगा g थीटा का। हमने ये कहा ना कि जैसे जब g लीनियर है, नॉन लीनियर में कभी हो भी सकता, तुम बता रहे हो सकता है कोइंसिडेंस हो, कि हमेशा होगा, मतलब ऐसा किसी फंक्शन के लिए वो देखना है ना कि पॉइसन में जैसे तुम बता रहे कि क्या है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x, इसका बता रहे क्या आएगा इसका, क्या 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 ये कह रहे हैं, डाउट क्या है? नहीं नहीं क्या रिपीट करो, क्या कह रहे हो आदित्य? जैसे मैं बोला था कि अगर x पॉइसन को फॉलो करता है तो उसका मीन लैम्डा आता है और एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आता है, और लैम्डा को जब ट्रांसफर करते हैं दूसरी साइड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x, एक्सपेक्टेशन ऑफ लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये हम पॉइंट बायस में लैम्डा। हाँ ये किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर, लैम्डा का, लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर का, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसी सीक्वेंस फॉलो करेगा इक्वेशन वाले। नहीं नहीं आगे आगे नहीं होगा, आगे नहीं होगा, चेक करो आगे ऐसा नहीं आएगा, आगे भी होगा सर। आगे मतलब तुम ये कह रहे हो e ऑफ, इसमें थोड़ा अलग रिजल्ट होता है, मतलब हर सीक्वेंस का एक इसमें रिजल्ट जितनी होता है। पावर एक्सपेक्टेशन लिखते हैं तो ऐसे ही होता है, एक्सपेक्ट लैम्डा की पावर n प्लस लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस लैम्डा की पावर n माइनस 2 ऐसे होता है। मैं समझ रहा हूँ, जो जितना क्वेश्चन लिख रखा है उसमें e की पावर क्या थी वो बता दो। रुक जाओ x1 x2 xn दे आर आईआईडी पॉइसन लैम्डा, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थ्योरम में प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरम बस हमने कहा है कि लीनियर के लिए गारंटी है, वो जो बता रहे हो एक पर्टिकुलर कोइंसिडेंस है, जब कोई थ्योरम लिखते हैं तो इन जनरल लिखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ। t समेशन xi है तो यहाँ थ्योरम होता है कि e ऑफ t बाई n तुम्हारा लैम्डा आएगा, e ऑफ t इंटू t माइनस 1 बाई n स्क्वायर तुम्हारा लैम्डा स्क्वायर आएगा, चेक करो, e ऑफ t माइनस 1 t माइनस 2 इसकी पावर n क्यूब, ये लैम्डा क्यूब आएगा, चेक करके देखो तुम, एंड सो ऑन।
तो बाइनोमियल में क्या हो रहा था, मतलब बर्नौली में क्या हो रहा था, जब सैंपल मैंने बर्नौली लिए थे तो वहां नीचे n फिर n n-1 n इस तरह चल रहा था। यहाँ क्या है, और ये बाद में बताऊंगा, ये सब UM BUE है इसका एक्चुअली, क्योंकि T कंप्लीट सफिशिएंट हो जाएगा तो लेमन सेफी से ये कंप्लीट सफिशिएंट अनबायस्ड एक ऐसा एस्टिमेटर जो तीनों है, तो वो UM BUE है, लेमन सेफी यही कहता है ना। तो ये बाद में हम दिखा देंगे कि ये कंप्लीट सफिशिएंट है और ये अनबायस्ड तो मैं दिखा ही रहा हूँ, तो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट जो कि अनबायस्ड हो जाए वो UM BUE है। तो बाद में ये आ जाएगा, ये रिजल्ट है, थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये तो पॉइजन के लिए है, ये यूज बहुत होगा, एग्जाम में भी खूब आता है, ये थ्योरम है हालांकि। और हाँ, जैसे अभी मैंने पहले लिखा था कि दे आर IID बर्नौली 1 थीटा या बर्नौली 1 P लिख लो, तो यहाँ हमने लिखा था कि T मेरा अभी भी समेशन XI है, ये भी कंप्लीट सफिशिएंट आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T by N, यहाँ तुम्हारा थीटा आया था, T -1/n n-1 यहाँ आता है, और ये थीटा स्क्वायर आता है जो हम देख रहे थे, T -1 T -2/n n-1 n-2, ये हमारा थीटा क्यूब आएगा एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस थ्योरम में कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, थ्योरम बस मैंने प्रूफ भी कर दिया, यहाँ देखो प्रूफ लिख दिया मैंने, तो कि T अनबायस्ड थीटा का G कोई लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन ये है वन वेरिएबल का, तो GT भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा थीटा का। नॉन लीनियर का मैंने कुछ नहीं कहा, नॉन लीनियर हो सकता है अनबायस्ड हो, कोई ऐसा कोइंसिडेंस हो या नहीं भी हो, अगर जनरली ट्रू होता तब हम थ्योरम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये गारंटी सिर्फ लीनियर के लिए देता है, नॉन लीनियर में या किसी भी वो हो सकता है कोइंसिडेंस हो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात कर रहा है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा T अनबायस्ड थीटा के लिए तो GT अनबायस्ड होगा G थीटा के लिए, जहां G को लीनियर फंक्शन होना पड़ेगा इन जनरल, है ना। वो जो जैसे तुम बता रहे हो वो एग्जांपल है, यहाँ से तुम डिफरेंस ले रहे थे, है ना, तो उस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। इसका बताओ आंसर क्विकली, इसका आंसर बताओ। सर PR मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि e⁻³ लैम्डा लिखा है ना आपने? हाँ -3 लैम्डा है, हाँ, इसका -2x हो जाएगा क्योंकि e माइनस लैम्डा है, e⁻² लैम्डा आ जाएगा हमारे पास एक। आज हमने सिर्फ अनबायस्ड डिस्कस किया है ना, ओके, तो मतलब आज पूरी क्लास में अनबायस्ड ही डिस्कस किया है, ऐसे बात थोड़ा सा वो डिस्कस। कौन सा है, A B B, PR ठीक है, जस्ट तुम कैलकुलेशन करो, देखो पेन चलाओगे तो आंसर खुद ही आ जाएगा क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन खुद ही पता है। अब तुम देख के डरना नहीं क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस पेन चलाओ ना यहाँ पे, तो इसे खुद ही आ जाएगा। ये तुम्हें क्या करना है कि पूछा है कि अनबायस्ड कौन सा है, तो तुम्हें डेफिनेशन जानने की जरूरत है जस्ट। तो अनबायस्ड क्या होगा, तो जैसे तुम पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर सॉल्यूशन लिखोगे, मान लो मैं दूसरे से ही कर देता हूँ, अगर करना है तो मुझे ये निकालना है, क्या तुम्हें निकाल सकते ये, तो इसका डेफिनेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन समेशन, तुम्हें आता है ना मीन निकालना किसी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का, तो फॉर्मूला ये है ना -2⁻x प्रोबेबिलिटी x एट x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये पॉइजन है। अब ये कैलकुलेट कर लो, तो ये समेशन -2⁻x e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तुम ट्राई तो करके देखो, कई बार तुम क्वेश्चन देख के लगेगा तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुम करना शुरू करोगे सॉल्व ना, फिर सॉल्व हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, तुम जब डाउट क्लास में ले रहा हूँ आजकल, तो ये थोड़ी कि मुझे सब आता है, लेकिन ये कि मैं ट्राई करूंगा, और मुझे शुरू में क्वेश्चन जब देखता हूँ मुझे लगता है नहीं होगा, फिर मैं सॉल्व कर देखता हूँ हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करके देखो तो ज्यादा तरीके से हो जाएगा सॉल्व तुम्हारा। जैसे मैं बोलता हूँ डाउट क्लास थोड़ी मैं मुझे सब आता है, ऐसा मैं थोड़ी बोलता हूँ, लेकिन ये कि मैं सारे क्वेश्चन ट्राई करूंगा, और उसमें होता है कि ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, ये चीजें आता नहीं, मुझे सब कुछ थोड़ी आता है, बस ट्राई करता हूँ हो जाता है इस तरह से। सो इसको कंबाइन कर लो, x वाले को इसको कंबाइन कर लो, तो यहां से क्या होगा, तो यहां से क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा और -2 लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब देखो फिट हो गया फॉर्म में। यहाँ समेशन तो xi पे है ना, तो इसको बाहर निकाल दो, तो इसको तुम बाहर निकाल लो, क्योंकि समेशन तो x पे है, तो e की पावर माइनस लैम्डा का तो काम ही नहीं है। अब ये x है ना, हो गया ना, तो ये x
e की पावर x का एक्सपेंशन देख लो, तो e की पावर -2 लैम्डा, इसको सम करके देखो तो e की पावर -3 लैम्डा हो गया। तो हमने क्या किया, एक रैंडम वेरिएबल का मीन निकाला और ये आ गया। तो मतलब डेफिनेशन से दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस। अब तुम ये क्वांटिटी निकालो तो यहाँ कहाँ डिफरेंस आएगी, यहाँ -3 आएगी, तो यहाँ -4 लैम्डा हो जाएगी वो, है ना। तो अगर मैं पहले ऑप्शन का फाइंड कर रहा होता तो यहाँ -4 हो जाता इस तरीके से। तो ओके, तो ये हो गया, तो इसलिए ये सही है। ठीक है, तो आज हमने जस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर ही डिस्कस किया है, आगे अगले क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब कल, तो कल मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी पहले टर्म्स को देखेंगे, अभी जस्ट मैंने आज ये अनबायस्ड ही डिस्कस किया जस्ट। ठीक है, आगे फिर सफिशिएंसी आगे चलेगा नेक्स्ट क्लास में। तो टाइम हो गया, चलो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।